हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर लेट्स ब्रेक इट। सो ये हमारा जो है 5वां वीडियो है। इससे पहले हम जो है 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और जो कि पूरी तरह डेडिकेटेड थे शोध अभिक्षमता यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड को। उसी को रिसर्च एप्टीट्यूड को हमने स्टार्टिंग से समझा था, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, अर्थ समझा। आगे जो है लास्ट वीडियोस में हमने ये सब कवर किया और अभी जो है हम कर रहे थे क्या, अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान के प्रकार हमने देखे और मतलब कि मेथड्स ऑफ रिसर्च हमने देखे। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिनसे जो है हमारी रिसर्च जो हम करना शुरू करते हैं। रिसर्च अलग अलग जो है विषयों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चीज़ों को लेकर हम जो रिसर्च करते हैं उसमें काफ़ी सारी जो है मेथड्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। यानी कि काफ़ी सारे उसके जो हैं टाइप्स की रिसर्च होती है, अलग अलग टाइप्स की, तो हमने काफ़ी देख ली है। अब उसी के अंतर्गत अभी और भी बहुत है जो हमें करनी है, तो आज की वीडियो में हम उन्हें ही देखेंगे और साथ ही साथ जो है कुछ PYQs भी देखेंगे। उन्हीं विधियों से संबंधित होंगे जो, यानी कि उन्हीं मेथड्स ऑफ रिसर्च से जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो है पूछे गए हैं। तो कुछ PYQs भी देखेंगे जिससे कि आपको पता चले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, यानी कि हम सही जो है जो पढ़ रहे हैं वो सही है। तो चलिए अन्य अनुसंधान के प्रकार यानी कि और जो है सम मोर मेथड्स ऑफ रिसर्च हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज का जो है हमारा वीडियो शुरू करते हैं और आज की हमारी इम्पोर्टेंट जो है प्रकारों में से पहला है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके ऊपर मतलब कि एक्शन रिसर्च पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं लास्ट प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, काफ़ी सारे, और इससे जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा जो है रहते हैं। अभी आप PYQ में भी देखेंगे जब हम करेंगे इसको, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इसे ध्यान से समझेंगे कि ये है क्या, किस प्रकार से होता है और इसके अंतर्गत कैसे जो है हम रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए परिभाषा पर आते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान स्वयं के व्यवहार में एक व्यवस्थित जांच है। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन समस्याओं की खोज करना है। इसका बेसिक यहीं से है। क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है। पहले तो क्या बता रहे हैं कि एक प्रोसेस है और उसके बाद क्या बता रहे हैं कि जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना, जीवन सत्य की स्थापना करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। किसका? ये हम एक्शन रिसर्च द्वारा ये सब करते हैं। उसके बाद इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों की कार्यप्रणाली में संशोधन कर सुधार लाना है। ज़्यादातर जो है ये एक्शन रिसर्च जो है वो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। मतलब एक अध्यापक जो है वो एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान का ही जो है प्रयोग करके क्या करता है, सुधार लाता है। यानी कि देखिए, शिक्षा एक ऐसी मतलब शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ चीज़ें हमेशा बदलती रहनी चाहिए, सुधार होता रहना चाहिए, कुछ कमी रह जाए तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। आगे देखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान का एक अनुसंधान के रूप में 3 स्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है। वो कब कब है देखेंगे। तत्काल समस्या के समाधान के लिए, जिस समस्या का समाधान प्रगति में है। पहला तो क्या, तत्काल समस्या यानी कि उस वक्त पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, यहाँ पे अभी देखेंगे इस पिक्चर से भी जो है हम समझेंगे, यानी कि उसी वक्त जो समस्या क्रिएट हुई। इसीलिए मैंने बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत काम में आता है, क्योंकि वहाँ पर जो है तत्काल समस्या हमारे सामने एक टीचर के सामने एक आप अगर प्रधानाचार्य हैं किसी स्कूल के, तो तत्काल समस्याएं जो अचानक उत्पन्न हो जाती है उनका जब सोल्यूशन करने जाते हैं हम, उनका समाधान निकालने जाते हैं, तब हम जो है किस विधि का प्रयोग करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक्शन रिसर्च का, तत्काल समस्याओं का समाधान के लिए। दूसरा पॉइंट है, जिस समस्या का समाधान प्रगति में है, यानी कि वो समस्या उस वक्त पे मतलब उस समस्या का समाधान हो रहा, निकाला जा रहा है, काम हो रहा है उसके ऊपर, उसकी चिंतनशील समीक्षा करने के लिए। अगला पॉइंट है तीसरा, समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में सुधार एवं संशोधन किया जा सकता है ये जानने में। यानी कि 3 जो है स्थितियां हमारे सामने रख दी है कि इन स्थितियों में हम जो है क्रियात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो यही कि तत्काल समस्या का,
जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया कि ज़्यादातर ये मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ही होता है। और अगर आप एक टीचर आगे टीचर बनना चाहते हैं और मतलब टीचिंग लाइन के बारे में जानते हैं, कि शिक्षा क्षेत्र के बारे में सभी जानते हैं, किसी को पता नहीं है कि कब कौन सी समस्या खड़ी हो जाए, तो वहाँ पर जो है उन समस्याओं का तत्काल निवारण करने के लिए एक्शन रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, समाधान जो प्रगति में है समस्याओं का, उन पर क्या करना, उन पर चिंतनशील समीक्षा करने के लिए। और तीसरा क्या देखा हमने कि प्रक्रियाओं में सुधार एवं संशोधन किया जा सकता है, ये जानने के लिए कि किस प्रक्रिया में कितना सुधार करके उसको अच्छा बनाया जा सकता है। अब जरा इस पर आ जाइए, ये जो पिक्चर यहाँ पर मैंने रखी है इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले ये पिक्चर आई होप क्लियर होगी आपको। सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि एक प्रॉब्लम ढूंढनी है कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का हमें हल ढूंढना है। फिर क्या करा जाता है, प्लान बनाया जाता है, यानी कि मेथड का बता रहे किस तरीके से प्रोसेस में चलता है, मेथड कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम ढूंढी जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है कि ये प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। फिर प्लान किया जाता है, क्या किया जाता है, प्लान में उसको डिवाइड किया जाता है, मतलब कि प्लान बनाया जाता है। फिर क्या करा जाता है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, एक्ट जो है एक्ट किया जाता है। फिर जो है ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद जो है रिफ्लेक्ट, यानी कि वही प्रक्रिया, उस आपने अभी मैंने बताया कि ये कैसा है, कैसी है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और ये चक्रीय है, चक्रीय प्रक्रिया है। चक्रीय प्रक्रिया के बारे में हमने पहले भी देखा, चक्रीय प्रक्रिया को हम आगे भी समझेंगे। और इससे पहले भी हमने देखा था रिसर्च की, जब हमने विशेषताएं की थी, तो चक्रीय प्रक्रिया क्या होती है, साइक्लिक, जो कि साइक्लिक प्रोसेस होती है कि समस्या से शुरू हुई, फिर आगे उसका हमने समाधान निकालिया और फिर एक नई समस्या। तो ये भी जो ये वाली जो हमारी रिसर्च मेथड है, ये भी कैसा है, इसका भी ये भी साइकिल ऑफ एक्शन, ये इसमें ही चलता है, मतलब साइकिल में चलता रहता है। जैसा कि यहाँ पर हमें ये देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर भी एक साइकिल बनी हुई है ना, देखिए इस तरीके से जो है ये साइक्लिक उसमें चल रहा है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को ढूंढा, फिर प्लान किया, प्लान करने के बाद एक्ट किया, फिर ऑब्जर्व किया, फिर उसका रिफ्लेक्शन हमें नजर में आया कि उसका क्या दिखा, हमें समाधान क्या निकला। तो ये था पूरा एक्शन रिसर्च। और मैंने बताया आपको कि ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का बहुत बड़ा जो है यहाँ पर योगदान है, और मतलब इसके अंतर्गत हम इसका प्रयोग करते हैं। इस अनुसंधान का शिक्षा में अक्सर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें सदैव सुधार की आवश्यकता रहती है। जैसे मैंने बताया आपको कि इसके अंतर्गत क्या होता है, हमेशा शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत हमेशा जो है कुछ ना कुछ नया चीजें खोजना, ढूंढना, ये लगा ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप क्रियात्मक अनुसंधान क्लियर होगा, और क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज्यादातर बनने के चांसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारी है, अगली विधि क्या है, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, यानी एनालिटिकल रिसर्च। इंपॉर्टेंट है ये भी, एनालिटिकल रिसर्च। इसमें शोधकर्ता पहले से ही उपलब्ध तथ्यों एवं जानकारियों का उपयोग करता है। यह हमें क्यों का उत्तर देती है, किसका उत्तर देती है, क्यों का उत्तर देती है, कि कोई चीज क्यों हुई है, उसके आसपास के कारण, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताती है। कौन सी विधि, एनालिटिकल रिसर्च, यानी विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसमें शोधकर्ता पहले से ही उपलब्ध तथ्य जो ऑलरेडी है हमारे पास, उसी का क्या करेगा, एनालाइज तो उसी का करेगा ना, जो चीजें हमारे पास हैं, एवं जानकारियों का उपयोग करता है और हमें क्यों का उत्तर देता है। यह सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करती है। एनालाइज करना तो यही होता है ना, उसका विश्लेषण करना, यानी आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ये है क्या, एनालिटिकल रिसर्च के अंदर होता है, विधि एनालिटिकल रिसर्च मेथड के अंतर्गत ये होता है कि ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है, तथ्य उपलब्ध होते हैं, और हम उसके द्वारा ही क्या करते हैं, उसी में रिसर्च करके उसका आलोचनात्मक जो है क्या करते हैं, मूल्यांकन कर देते हैं। ये है कौन सी, विश्लेषणात्मक अनुसंधान। अब यहाँ पर एनालिटिकल रिसर्च और यहाँ दो उसको कंपेयर किया जा सकता है, एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को। इससे पहले हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर आए हैं, व्याख्यात्मक अनुसंधान हमने किया, देखा था विधि लास्ट क्लासेस में। जिसने भी अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखिए, आपको बेसिक से करना बहुत जरूरी है, तभी जो है रिसर्च जो है आपको समझ में आएगा। तो इन दोनों में जो है कंपेयर करके हम समझ सकते हैं दोनों का, एनालिटिकल और जो है डिस्क्रिप्टिव। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा सा समझेंगे। एनालिटिकल रिसर्च कैसे हो, क्या जवाब देती है, हमें वाई का जवाब देती है, जैसे हमने ऊपर देखा कि हमें किसका जवाब देती है, क्यों का आंसर करती है। वहीं डिस्क्रिप्टिव हमें क्या करती है, व्याख्या कर रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ क्या होता है, क्या का जवाब, व्हाट,
किसका जवाब देती है? क्या का, है ना। कोई चीज क्या है, व्याख्या कर रहे हैं ना वहां, तो कि क्या हुआ भाई, कोई घटना हो गई, मान लीजिए रोड एक्सीडेंट का जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, तो क्या हुआ है, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत, मतलब वहां पर कौन सा मेथड यूज किया जा रहा था? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब जब हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गई है हमारी, मतलब हमने व्याख्या कर ली, हमने जान लिया है कि क्या हुआ है, अब वो चीज क्यों हुई है जब ये जानने की कोशिश करेंगे, तब वहां पर कौन सी रिसर्च काम में आएगी? एनालिटिकल रिसर्च। दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद एनालिटिकल रिसर्च के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर हमें जो है एनालिटिकल रिसर्च के अंतर्गत हमें क्या चाहिए होती है? एक हाइपोथेसिस हम बनाते हैं। यहाँ पर हम एक हाइपोथेसिस को बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक हाइपोथेसिस को बना लेते हैं। और जो है हाइपोथेसिस जब बनाते हैं एनालिटिकल, एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ, और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर हमें जवाब मिलता है क्यों का, और यहाँ पर जवाब मिलता है क्या का। ये जो है एनालिटिकल कैसे, हमें हाइपोथेसिस की जरूरत होती है, और यहाँ पर हमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। डिस्क्रिप्टिव वहां पर तो हमें सिर्फ जानना है ना, व्याख्या करनी है कि कोई चीज क्या क्या भाई क्या हो, क्या घटना हो गई है वो। तो और दूसरा अगला पॉइंट क्या है इसके अंतर्गत कि जो है डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, यहाँ पर जो है ग्रुप्स को जो है कंपेयर नहीं किया जाता, मतलब जो हमने ग्रुप बना लिए हैं अपने सैंपल के, उसको कंपेयर नहीं किया जाएगा। किसमें? डिस्क्रिप्टिव में। क्यों? क्योंकि वहां पर तो हम सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ व्याख्या कर रहे हैं, जो घटना घटित हुई है जिसपे रिसर्च हमारा टॉपिक है, सिर्फ उसकी व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन एनालिटिकल में इसका जरूरत होती है, यानी कि रिक्वायर्ड होता है ग्रुप्स को क्या करना? कंपेयर करना। जो भी हमारा सैंपल ग्रुप्स है उनका क्या करेंगे? कंपेयर होगा। तो ये जो है विश्लेषणात्मक अनुसंधान जो है हमारा, उसको अगर हम कंपेयर करने जाएं तो हम किससे कर सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से। तो इसका कंपैरिजन आ भी सकता है, पूछ भी सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारी अगला विधि पर। अगली विधि है हमारी घटनाओत्तर अनुसंधान। ये हमने देखा भी था जब हमने गुणात्मक और मात्रात्मक किया था, तो मैंने सारे आपको वहां पर नाम गिनाए थे कि गुणात्मक में कौन कौन सी रिसर्च आती है। तो अब उनको एक एक करके समझ रहे हैं। मैंने कहा था हम आगे की क्लासेस में उन्हें एक एक करके अच्छे से हिंदी में समझेंगे। तो घटनोत्तर अनुसंधान का है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये विधि है, ये भी जो कि किसके अंतर्गत आती है? गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आती है। इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता पूर्व में घटित घटनाओं के प्रभाव से संभावित कारणों की जो है भविष्यवाणी करता है। क्या कह रहा है? ध्यान से समझेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। पूर्व में अनुसंधान करता है, यानी कि रिसर्चर जो है वो क्या करता है? पूर्व में घटित घटनाओं के प्रभाव से संभावित कारणों, जो पहले से घट चुके हैं, ऑलरेडी जो कारण हो चुके हैं, मतलब जो चीजें घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जैसे मान लीजिए मैंने वो रोड एक्सीडेंट वाला एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वहां से जो है रोड एक्सीडेंट हुआ, उससे कई लोगों ने देखा भी वो, तो वो घट चुकी है घटना। उसके बाद जब आगे उसी को जो है उससे संभावित कारण, जो जिस कारण से हुआ है, किसकी भी गलती हो सकती थी ना, वो ड्राइवर की गलती या फिर जो जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है उसकी गलती, तो उस गलती से जो भी कारण था उस एक्सीडेंट के पीछे, उससे क्या होगा? भविष्य में लोग उससे सीख लेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना है, वरना इससे क्या होगा? हमें नुकसान होगा। तो वो भविष्यवाणी करता है यहाँ पर। मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि इस लाइन का अर्थ क्या है। यह विधि सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संगठनों में प्रयोग किया जाती है या जाता है। ये जो विधि है ये कहाँ पर प्रयोग की जाती है? सामाजिक विज्ञान में, यानी कि सोशल साइंस में, और व्यावसायिक संगठनों में। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रयोग की जाती है। अब जरा इसका नोट पॉइंट देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यह मितव्ययी है, परंतु इसमें समय अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि उस घटना को पूरा समझा जाएगा, जाना जाएगा, और तब जाके उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा कि इस कारण से ये हुआ है, तब जाके वो आगे काम में आएगी। इसकी प्रकृति लचीली होती है। लचीली होती है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत देखिए, अगर ये गुणात्मक है, गुणात्मक रिसर्च क्या है? वो अपने आप में लचीली होती है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति परक होती है, सब्जेक्टिव होती है। वहां पर हर एक इंसान का विचार, जो भी हमारा सैंपल है या जो भी हमने डेटा जो रखा है, मतलब सैंपल जो रखा है हमने, कि हम चूज जो करते हैं सैंपल के, वहां पर जैसे खड़े हुए 50 लोग खड़े हुए, 50 लोगों ने एक्सीडेंट देखा, लेकिन उसमें से हमने कुछ लोगों को चुन लिया अपना सैंपल के लिए कि इन लोगों से हम जो है वारदात कैसे हुई, क्या हुआ, पूछेंगे। तो उन सबका विचार अलग होंगे कुछ, इसलिए लचीली होना जरूरी है, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या करेंगे और थोड़े बहुत वर्ड्स जो है इधर से उधर हो सकते हैं। तो इसलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए एग्जाम्पल जो है, एक सेकेंड, एग्जाम्पल से समझेंगे। हाँ, इसमें एग्जाम्पल ये है कि देखिए मान लीजिए स्कूल में जो है बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है, ये एग्जाम्पल ले लीजिए। चलो,
स्कूल में जो है बच्चों को क्या दिया जा रहा है, मिड डे मील दिया जा रहा है। अब इसकी जो है पूरी जानकारी, इसका जो है क्या करेंगे, वही दे दिया जा चुका है ना, मिड डे मील तो ले रहे हैं, खा रहे हैं बच्चे रेगुलर में जो मिल रहा है उनको। उसके बाद जो है उनका पालन पोषण, मतलब उससे उसका पोषण हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जो चीज़ हम देखने जाएंगे तब हम एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कितना हो रहा है, क्या मिल रहा है, उससे कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब और उससे आगे क्या हम समझ सकते हैं, ये चीज़ें जो है हम यहाँ पर इसे मतलब हमें मिल जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है आपको पहले एक एग्जाम्पल दिया, उसके बाद ये वाला भी एग्जाम्पल दे दिया, जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये थी हमारा क्या, घटनोत्तर अनुसंधान यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जो कि किस काम आती है, पूर्व में घटित घटनाओं के प्रभाव से संभावित कारणों को की भविष्यवाणी करती है। ये रिसर्च याद रखना है, जो ऑलरेडी घट चुका है, काम हो चुका है, पोस्ट मतलब पहले ही होता है ना, पहले जो हो चुका है वो, तो ये उस काम में आती है हमें करने में रिसर्च। आगे बढ़ते हैं, और अभी हमने काफ़ी जो है लास्ट क्लासेस में ही हमारी तीसरी मैं बोल सकती हूँ कि तीसरी क्लास है, जिसमें हमने क्या देखा है, अनुसंधान के प्रकार यानी कि मेथड्स ऑफ रिसर्च, काफ़ी विधियां हम देख आए हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से उनको जो है देख लेते हैं। ये आपके PYQs हैं, पुराने प्रश्न पत्रों से जो है मैंने आपके ये क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर, जिससे कि हमें पता चले कि जो है मतलब क्वेश्चंस जो है वो किस तरह के आते हैं, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर ये भी जानना ज़रूरी है कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है, आप आंसर बताइएगा मुझे कि इसमें से आंसर क्या होगा, कौन सा आपको लगता है कि करेक्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ और करनी है आपको, यहाँ पर जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें से कितने आपके करेक्ट हुए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके इतने आंसर्स करेक्ट हुए हैं और आपने जो है इससे कुछ समझा। अगर कोई डाउट हो तो भी मुझे बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रकार के शोध में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मौजूदा, अब ध्यान से सुनेंगे, कीवर्ड यहीं से आपको आंसर पता चल जाना चाहिए। मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी कि ऑलरेडी जो उस वक्त पे समस्या है, तत्कालीन समस्याएं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तत्कालीन समस्या। ये क्वेश्चन कब का है, ये है नवंबर 2017 का। कब का है, नवंबर 2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, PYQ कब का है, नवंबर 2017। तो इसका आंसर बताइएगा मुझे। पहला ऑप्शन है क्रियात्मक शोध, मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध, प्रायोगिक शोध, एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये सारे हम देख आए हैं पहले अपनी लास्ट वीडियोस में, जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर देखिएगा ताकि आपको आंसर क्लियर हो। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मौजूदा परिस्थितियों की, मतलब मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वह है हमारी क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। अभी अभी हमने देखा है उसको। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, तत्कालीन समस्याओं को जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए और उनमें सुधार करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्रियात्मक शोध का, यानी कि एक्शन रिसर्च का। आई होप सभी का जो है करेक्ट हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है, निम्न में से कौन से शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करते हैं। कौन से शब्द हैं, मतलब कौन सा इनमें से ऑप्शन है करेक्ट जो कि क्रियात्मक अनुसंधान। अभी फिर से देखिए, फिर से ये क्वेश्चन आया है क्रियात्मक अनुसंधान के ऊपर ही, और ये कब का क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ है आपका 2009 में दिसंबर। ये कब का क्वेश्चन है आपका, 2009 का, 2009 में दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान पर ही आया है। तो इसमें ऑप्शन है मौलिक शोध, अनुदैर्ध्य अनुसंधान, ये हमने नहीं किया, अभी आगे करेंगे हम। तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध, एक अनुपयुक्त, डी ऑप्शन है, एक अनुपयुक्त अनुसंधान। तो मुझे आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा अब तक आपका। क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर क्या है, सभी को पता है, मुझे पता है क्योंकि अभी हमने किया है ये। तो क्या है इसका आंसर, ग, तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध। क्या होता है, एक्शन रिसर्च, यानी कि एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध। ये जो है क्या होता है, तत्काल समस्याओं का। 2 क्वेश्चन हो गए अभी हमारे इसी के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। ये घटनाजन्य अनुसंधान शब्द
किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है? घटनाजन्य अनुसंधान शब्द किस प्रक्रिया से जो है जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, यानी कि 10 में, 2010 के दिसंबर वाले एग्जाम में। तो ऑप्शन है आपके पास गुणात्मक अनुसंधान, भिन्नता के विश्लेषण से, सहसंबंध अध्ययन से, संभाव्य न्यायादर्शों के चयन से। तो इसमें से क्या है आपका, मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है? क्या? घटनाजन्य, यानी कि घटना के ऊपर जो आपको बताया जा रहा है कि घटना से जो रिलेटेड है, मतलब घटना को एक्सप्लेन करने वाला, एक तरीके से ये मान सकते हैं हम, घटना को एक्सप्लेन करने वाला जो है वो कौन सा अनुसंधान है, मतलब कौन सा जो है उसके अंतर्गत आता है, प्रक्रिया के साथ जुड़ता है। तो इसका आंसर है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है गुणात्मक अनुसंधान। क्या है? गुणात्मक अनुसंधान में किससे किया जाता है? प्रक्रिया के साथ जुड़ा है, गुणात्मक अनुसंधान प्रक्रिया से। गुणात्मक में क्या होता है? सब्जेक्टिव होती है, हम जानते हैं, व्यक्तिपरक है। और घटना का जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वहां पर अभी हमने किया व्याख्यात्मक, और ये सब जो अभी देखा था पीछे, घटनोत्तर वाला भी जो देखा था, घटनोत्तर रिसर्च अभी जो देखी हमने, वो भी किस में था? यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो में भी कैसी थी? वो भी गुणात्मक में आती है, तो और ये भी गुणात्मक में आती है। तो इसका आंसर है गुणात्मक अनुसंधान से जो है ये जुड़ा हुआ है, घटनाजन्य अनुसंधान। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है? मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है? मौलिक कौन सा है? मौलिक अनुसंधान फंडामेंटल, फंडामेंटल और भी नाम पढ़े थे हमने इसके, फंडामेंटल रिसर्च, और इसके अलावा प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, इसको बोला जाता है किसको? मौलिक अनुसंधान को। इसकी क्षमता को कौन दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है नए विचारों का संश्लेषण करना, नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, अनुसंधान के विषय में मौजूदा सामग्री पर मूल्यांकन करना, ये इसका जो है क्षमता को दर्शाता है। विभिन्न विषयों के बारे में मौजूदा साहित्य का अध्ययन करना। तो इनमें से क्या है करेक्ट आंसर आपका? बताइएगा मुझे, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ख, नए सिद्धांतों की व्याख्या करता है। हमने शुरू में ही पढ़ा था, ये बिल्कुल बेसिक, इसीलिए इसका नाम है फंडामेंटल या फिर बेसिक रिसर्च। क्या बोलते हैं इसे? बेसिक या फिर प्योर रिसर्च। और मौलिक, तो इसमें क्या होता है? नए सिद्धांतों की जो है व्याख्या करता है। ये स्टार्टिंग में थ्योरी पर बेस होता है। हमने देखा था ये जो है, सबसे पहले हमने यही विधि का जो है, जब हमने शुरू किया था रिसर्च के मेथड्स, तो सबसे पहले हमने यही विधि समझी थी, मौलिक अनुसंधान विधि। तो ये किसकी क्षमता को, कौन सी क्षमता को दर्शाता है? तो नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, यही जो है इस विधि द्वारा हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुखता, एंजाइटी प्रोनेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंकलन करने के लिए निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है? अभी अभी हमने समझी है, आपको अगर याद हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो जरूर आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, व्यष्टि अध्ययन पद्धति, प्रायोगिक पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, घटनोत्तर पद्धति, केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड और एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। ये जो है हमारा प्रश्न है, ये हमारा आया हुआ है नवंबर 2017 में। कब आया है? नवंबर 2017 का ये प्रश्न है हमारा। अब इसका आंसर बताएंगे मुझे। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुखता, यानी कि एंजाइटी, बच्चे जो डर जाते घबराते हैं उनमें एक एंजाइटी, एक चिंता जो है वो उभरने लगती है, पर क्या प्रभाव रहता है? उनके पालन पोषण का उनकी जो है चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव रहता है? ये, इस पर अगर हमारे पास ये रिसर्च क्वेश्चन है और इस पर रिसर्च करने जाएंगे हम, तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, ये क्वेश्चन है पूछा गया। देखिए, क्योंकि वो ऑलरेडी घटित हो चुका होगा, बच्चों का पालन पोषण चल रहा है, और हम उन्हीं को तो देखेंगे ना, उसी को घटना को जो है क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे कि हाँ भाई पहले इनके पालन पोषण का जो है एंजाइटी पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये तो ऑलरेडी हो चुकी बात है, और जो हो चुकी बात होती है उसके लिए हम कौन सी रिसर्च का यूज़ करते हैं, कौन सी विधि का यूज़ करते हैं? तो वो होती है घटनोत्तर पद्धति, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको जो है ये जितने भी हमने 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए, मतलब आपको दिखाने के लिए रखा था कि इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं, तो हम जो विधियाँ कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
इसीलिए जो है हम इन विधियों पर इतना ध्यान दे रहे हैं, और अभी भी 1-2-3 क्लासेस पे और जाएंगी जिसमें हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि और भी कई विधियां हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसके आगे की जो है हम नेक्स्ट सेशन में जो है कंटिन्यू करेंगे, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरह से। तो आप आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज का सेशन कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा आपके कमेंट के माध्यम से। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके बताते हैं, तो बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब तक पहुंचेगा नहीं तो जो मेरा मोटिव था इसको करवाने का वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ इसको जो है आप शेयर करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा अगर अच्छी लगती है तो, अगर किसी काम आ सकती है तो चलिए आज का इस वीडियो एंड करते हैं, और जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और मैं जो है शाम को 6 बजे अल्टरनेटिव डेज पर अभी रखा है इसको, हर दिन हम मतलब एक दिन छोड़कर ये वीडियो मैं जो है अपलोड करती हूँ आपकी, और शाम को 6 बजे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अभी के लिए सेशन को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।